ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात पश्चिम एशिया संकट से निपटने में रामबाण साबित हो सकती है। दोनों देशों ने हॉर्मुज को खोलने पर सहमति जता दी है। ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर ट्रंप का बीजिंग दौरा बेहद सफल माना जाएगा। साथ ही दोनों देशों के बीच ट्रेड, टैरिफ, सेमीकंडक्टर और एआई जैसे मुद्दे तो अहम हैं। ऐसे में ताइवान पर चीन की सख्ती पर अमेरिका क्या रुख अपनाएगा, ये देखना अहम होगा। आप देखिए ये रिपोर्ट, आगे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे खास चर्चा। हॉर्मुज में चीन दिलाएगा चैन। खाड़ी संकट के बीच जब बीजिंग के मंच पर दो सुपर पावर साथ आए तो दुनिया भर की निगाहें टिक गई। दो महाशक्तियों की मुलाकात से उम्मीद भी जगी है कि जिस हॉर्मुज की डबल नाकेबंदी ने ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को चिंगारी दी, अब जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगा ईरान और अमेरिका का गहरा पहरा खत्म हो सकता है। खबर है कि चीन और अमेरिका दोनों हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि क्या ईरान इस पर राजी होगा? क्या जंग में बर्बाद हुआ ईरान चीन की मध्यस्थता स्वीकार करेगा, या फिर अमेरिका चीन के जरिए ईरान को विन विन डील का प्रस्ताव देगा? ये भी बड़ा सवाल है। आपको बता दें, बीते कुछ सालों में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर, ताइवान, टेक्नोलॉजी और सैन्य तनाव को लेकर लगातार टकराव की स्थिति देखने को मिली। लेकिन अब बीजिंग की तस्वीर ने दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की तारीफों के पुल बांधते दिखे और ट्रंप का कहना है कि यूएस और चीन का साथ रहना दुनिया के लिए जरूरी है। चीन के साथ पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बातचीत हुई। You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader. तो वहीं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का भी कहना है कि पूरी दुनिया इस बैठक पर नजर लगाए हुए है। अमेरिका और चीन के रिश्ते वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद अहम हैं। दोनों देशों को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर बनने की बात भी कही गई। चीन ने यह भी साफ किया है कि ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता। चीन और अमेरिका आर्थिक संबंधों का आधार आपसी लाभ और विन विन सहयोग है। बीजिंग दौरे पर ट्रंप का अंदाज व्यक्तिगत और दोस्ताना था, लेकिन शी जिनपिंग का संदेश ज्यादा गहरा और रणनीतिक माना जा रहा है। जिनपिंग का संकेत साफ है कि चीन अमेरिका के साथ खुला संघर्ष नहीं चाहता, बल्कि कंपटीशन के बीच बैलेंस चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय बग्गा सर हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ी शानदार पकड़ रखते हैं। अजय सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सुशील सिंघल सर हैं, पूर्व राजनयिक हैं और दुनिया भर के जो मामले हैं, राजनयिक मामले, उन पर बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं और अक्सर हमारे शो में आप देखते हैं इनको। और हमारे साथ रविंदर सचदेव सर हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। रविंदर सर से भी समझेंगे कि किस तरह से ये जो ग्लोबल सिनेरियो है वो बदलता हुआ दिख रहा है। ट्रंप की जो यात्रा है ये किस तरह से बदलती हुई दिख रही है पूरे ग्लोबल ऑर्डर को। बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले सुशील सर आपके पास आएंगे और आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि एक लंबे समय बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट चीन पहुंचे हैं और इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। सबसे पहले तो आपकी नज़र में प्रेसिडेंट ट्रंप की यात्रा कैसे देख रहे हैं आप? जो प्रेसिडेंट ट्रंप की यात्रा है चीन की, ऑफ कोर्स 9 साल के बाद हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब पहले राष्ट्रपति थे तभी वो विजिट किए थे। प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं गए थे चीन। और एक बात, हमें जब ये बातचीत कर रहे हैं हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये विजिट जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की रिक्वेस्ट पे एक तरीके से हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरीके अनाउंस किया था कि मैं विजिट करूंगा चीन को। तो यहाँ क्या हुआ है इसमें विजिट से में कि जो ऑप्टिक्स हैं वो चीन के फेवर में है। और जिस तरह की कंसिलिएटरी स्टेटमेंट उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी है, इसमें जो उन्होंने डिनर के टाइम में भी बोला और जो उससे पहले भी ओपनिंग स्टेटमेंट अपनी दी, उसमें बहुत अपने कैरेक्टर के विरुद्ध उन्होंने बहुत ही कंसिलिएटरी तरीके से बात की और वो हवाला दिया कि हमारे कितने अच्छे संबंध हैं। तो इससे क्या हुआ है कि और चीन के राष्ट्रपति ने बड़ी थोड़ा, उन्होंने ऑफ कोर्स बात की, अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी रेड लाइंस भी बता दी वहां पे, अपने भाषणों में भी बताई
और इनकी जो एम्बेसी है, चीन की एम्बेसी जो अमेरिका में है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, उसमें 4 रेड लाइन बताई। तो चीन ने एक्चुअली, ये इसमें क्या हो रहा है कि दोनों ही प्रधानमंत्री, ओ सॉरी, दोनों ही राष्ट्रपति अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एड्रेस कर रहे हैं। चीन, क्योंकि विजिट चीन में हो रही है, तो नैरेटिव का जो कंट्रोल है वो चीन के पास में है, और उसको पूरी तरह से उन्होंने उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति ने क्या दिखाया है कि भाई हम बड़ी रिस्पॉन्सिबल पावर हैं, ग्लोबल पावर है, और जो वहां के इनके साथ में जो डेलीगेशन गया है, करेक्ट। इतना बड़ा डेलीगेशन गया है, उसको उन्होंने कहा वी आर ओपन फॉर बिजनेस। और अगेन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, कि हम बहुत बड़ी मार्केट है, हम आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें क्या है, बिजनेस को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। और उधर अभी जैसे हम रूस के बारे में बात हो रही है, आपने बात की कि अमेरिका को चीन की जरूरत है, ये बहुत साफ बात हो गई है। ऑफकोर्स करेक्ट। प्रधान उनके जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक बार कहा कि भाई हमें चीन की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बात बहुत खुल गई, क्योंकि उन्होंने दोनों ने ही स्टेटमेंट दिया कि भाई स्टेटमेंट जो है ओपन सी होना चाहिए, और जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें साफ दिख गया कि उन्होंने बिहाइंड द डोर उनके साथ में बातचीत की है और रास्ता निकालने की कोशिश की है, कि दोनों के इंटरेस्ट में ही है, चीन के इंटरेस्ट में भी है, अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले। एक बात लेकिन यहां पर है कि वो किस तरीके से उसको खोला जाए, किस तरह से ईरान को प्रेशराइज किया जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो है अपनी धमकी दे करके करूं, वो धमकी देने से तो नहीं काम होगा मेरे ख्याल से। प्रेसिडेंट जी ने हो सकता है उनको एडवाइस दिया हो कोई, कि भाई किस तरह से हम इसको खोलें, क्योंकि वो भी चाहते हैं इसको खोला जाए, लेकिन इसमें गिव एंड टेक होगा। और चीन बिहाइंड द सीन मेरे ख्याल से रोल कोई अदा करने का बातचीत हुई होगी, और वो मेरे ख्याल से अगर हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प मान जाते हैं, तो मेरे ख्याल से उस पर कार्रवाई भी करी जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल। आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन प्रेसिडेंट जो जी ने अपना पूरी तरह से इस नैरेटिव में दिखाया कि भाई हम जो है आपसे बातचीत कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बात करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो कन्फ्रंटेशन से कोई फायदा नहीं है, और जो है नुकसान ही होगा सबको। करेक्ट। तो चीन ने अपनी पोजीशनिंग मेरे ख्याल से इसमें स्ट्रांग की है, और ये दिखाया कि भाई अब जो है ये यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म हो चुका है, जो अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं, अब ये वो नहीं है। अब चीन भी उनके बराबर का उसमें हिस्सेदार है। बिल्कुल। ये ट्रम्प को महसूस करा दिया प्रेसिडेंट जी ने, और जो उनकी बातचीत है, बॉडी लैंग्वेज है, इससे बहुत ये साफ इसमें निकल करके आया है इस बार। बिल्कुल, बड़े बड़े अच्छे पॉइंट्स आपने बताया कि चीन ने कम से कम अपनी जो अहमियत है वो बता दी है। भगत सर, आप इस पूरी मुलाकात को, ट्रंप के इस दौरे को कैसे देखते हैं? अगर यूएस चाइना रिलेशंस में अचानक सॉफ्टनिंग आती है और एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला जैसे जाइंट्स ज़्यादा एग्रेसिवली चाइना में एक्सपेंड करते हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स और खासकर इंडियन इक्विटीज़ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, एम्बेसडर साहब ने सारा समराइज कर दिया। मैं दो तीन बातें मार्केट के पर्सपेक्टिव से कहूंगा। अभी अभी मार्को रूबियो का बयान आया है कि ताइवान पे अमेरिका का कोई चेंज नहीं है पोजीशन में। उन्होंने कहा है चीन हर वक्त इसको उठाता है मुद्दा, हम अपना जो पक्ष है वो रखते हैं, और कोई चेंज नहीं है। रीड आउट्स अगर दोनों के देखें, व्हाइट हाउस ने कहा है कि हॉर्मुज पे बातचीत हुई, हॉर्मुज पे सहमति हुई कि खुला रखना चाहिए। चीन के रीड आउट में हॉर्मुज का कोई जिक्र नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि एक गैप है दोनों में। हो सकता है बातचीत हुई है, बट उसमें निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। सेम वे ताइवान पे बातचीत हुई है, बट निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। अब ट्रंप उधर जाएंगे, उनकी इतनी इज्जत हुई है, कॉन्सिलेटरी टोन है, बट इससे यूएस चाइना में संबंध बदलने का ज्यादा कुछ पर्सपेक्टिव नहीं दिख रहा। ये 1971 निक्सन और किसिंजर की डिप्लोमेसी नहीं है, ये ट्रंप की डिप्लोमेसी है। और जहां पे वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहे हैं और अपनी कंपनीज पे दबाव डाल रहे हैं। अब देखिए, एप्पल ने सेमीकंडक्टर अमेरिका में बनाने की पेशकश की है। इंटेल और एएमडी एप्पल के लिए सेमीकंडक्टर अमेरिका में बनाएगा। ऐसे माहौल में मुझे तो नहीं दिख रहा। और देखिए, चीन को अगर आपको समझना है तो चीन दो राष्ट्र है। एक ईस्टर्न चीन है सारा, जो बहुत विकसित है, और एक है बाकी चीन जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। चीन एक ऐसा राष्ट्र है जहां
इंटरनली आपको पासपोर्ट चाहिए, तो 15 करोड़ चीनी वर्कर्स जब ईस्टर्न कोस्ट पे आके काम करते हैं, उनको वीजा लगता है, उनको एक वर्क परमिट लगता है। तो चीन का जो अनस्टेटेड पॉलिसी है, जो मेरी चीन की स्टडी है 30 सालों की, जी। कि 40% से ज्यादा कंजम्पशन नहीं होगा जीडीपी का। 60% पे आप लाएंगे तो डेमोक्रेटिक मांगे शुरू हो जाएंगी वर्कर्स द्वारा, तो वो पिछड़ा ही रहेगा जो पिछड़ा इलाका है। तो मैं कहूंगा ज्यादा कुछ होप नहीं रखना है। मार्केट जरूर उछल रहे हैं, बट वो मोमेंटम है एआई का, बिग टेक्नोलॉजी का, जो पैसा एआई में जा रहा है, वो मोमेंटम मार्केट्स को खींच रहा है। इस समिट से दीपक जी ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट आपका मानना है कि इस जो समिट है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, और बड़ी शानदार तरीके से डिस्क्राइब किया आपने सर चाइना की इकोनॉमी को और चाइना के पूरे रूपरेखा को। रविंदर सर, आपके पास आएंगे और आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आपके नज़रिए से ये जो समिट है इसको आप कैसे देख रहे हैं, पहली चीज़। और अगर यूएस चाइना टेंशन कम होते हैं तो क्या क्वाड और ओवरऑल इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की अर्जेंसी और रिलेवेंस कम हो सकती है? सेकेंड आंसर शॉर्ट है, यस। अगर इनके रिलेशन इंप्रूव हुए तो क्वाड की एक्सक्यूज मी सिग्निफिकेंस कम होगी। और पहले पे आ जाते हैं। इस समिट का आउटकम मैं जो देखूंगा, मेरे लिए जो लिटमस टेस्ट है वो ये है, कल जो कोई जॉइंट स्टेटमेंट या निकलती है उसमें अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को लेकर कितनी स्ट्रांगली शब्दोलॉजी इस्तेमाल करता है या नहीं करता। क्योंकि अगर अमेरिका ताइवान के मुद्दे को लेकर के चाइना के पक्ष में या नहीं टिल्ट करता है या अपनी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी को थोड़ा छोड़ता है, दैट विल मीन कि चाइना अमेरिका को कुछ और एक्सचेंज में देगा ना भाई। अगर अमेरिका ने ताइवान पे सॉफ्टन किया, ये एक्सचेंज चलेगा, अभी उस पे आते हैं। तो सबसे पहले वो इंडिकेट करेगा वन चाइना पे। बाय द वे, आज जो स्टेटमेंट्स आई, ठीक है, बड़ी पोलाइट स्टेटमेंट्स थी, बट ओपनिंग जो इन दोनों की थी, शी जिनपिंग ने तो वार्निंग दी। वार्निंग नहीं दी तो उसने मतलब एक सिनेरियो रखा कि हम दोनों की कोलैबोरेशन अच्छी है, कुछ ऐसे शब्द यूज करे, अगर हम वो करें, कंपटीशन करेंगे तो हम एक मिस क्रिएट कर देंगे। वो एक वार्निंग है अमेरिका उनके हिसाब से, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द थिंग, सो द मेन थिंग विल बी कि हाउ अमेरिका, मार्को रूबियो ने जो कहा, अभी आई डू सी, मैं भी देख रहा था, बट कल तक देखते हैं ना जो ऑफिशियल कम्युनिके निकलते हैं उसमें कितना अमेरिका अपनी कुछ मेंशन करता है या नहीं करता। मैंने नाउ कमिंग बैक जी, ट्रंप को इस समय ट्रेड का बड़ा फोकस है। इस समय आप हॉर्मूज अलग रखिए फिलहाल फॉर अ मिनट, ताइवान भी अलग रखिए, चाहे ट्रेड, क्योंकि अगर ट्रेड एंड इकोनॉमी में चाइना के साथ तालमेल कुछ बन गया तो अमेरिका की इकोनॉमी इंप्रूव हुई, और अगर अमेरिका की इकोनॉमी इंप्रूव हुई तो अमेरिका की जियो पॉलिटिक्स इंप्रूव होती है दुनिया भर के लिए। अब ट्रेड में जो ट्रंप कर रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल और सब ये कह रहे हैं 5 B's कि अमेरिका कह रहा है मोटा मोटा, बोइंग खरीदो मेरे से, बीफ खरीदो और बीन्स खरीदो, इन 3 चीजों को खरीदो। उनको मैं समझ सकता हूं, ठीक है, एक्सपोर्ट होने अमेरिका को, बट जो स्ट्रेटेजिक बात अमेरिका कह रहा है बहुत स्ट्रेटेजिक है, हमें देखना चाहिए। बाकी जो 2 बी हैं वो एक है कि एक बोर्ड ऑफ ट्रेड बनेगा बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, और एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगा बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। बोर्ड ऑफ ट्रेड क्या करेगा, जितने सारे ट्रेड के इश्यूज है, रेयर अर्थ है, टेक्नोलॉजी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, वो बोर्ड ऑफ ट्रेड उन चीजों को मैनेज करने का प्रयास करेगा। एंड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो करेगा उसमें एक जो नंबर थ्रो किया जा रहा है कि चाइना का $1 ट्रिलियन अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा। वो तो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रक्चरल मूव है, और इसके जरिए अमेरिका और ट्रंप ये प्रयास कर रहे हैं कि हम ट्रेड को बाकी जियो पॉलिटिक्स की उथल पुथल से थोड़ा अलग कर दें, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, राइट ना। जहां तक रही बात चाइना की, चाइना के हिसाब से उनके वंस अगेन क्विकली समराइज करने को 3 T's है कहा जा रहा है। ताइवान, टैरिफ एंड टेक्नोलॉजी। कि टैरिफ पे प्रेडिक्टेबिलिटी शायद हो जा सकती है, टेक्नोलॉजी डिनायल जो है कि हम चिप्स की एडवांस मशीनरी फ्रॉम ASML नेदरलैंड से नहीं खरीद सकते, जापान से नहीं, ये वो हमसे कम करो ताकि हम वो खरीद सके, आगे चले, राइट। बिल्कुल। तो इस समय चाइना ने, अच्छा एक और चीज है, इतनी बड़ी डेलीगेशन गई है बाय द वे अमेरिका से, इसके सारे टॉप कैबिनेट ऑफिशियल्स गए, सेक्रेटरी स्टेट, डिफेंस, ट्रेजरी एटसेट्रा, कॉमर्स मुझे नहीं दिखा, व्हाटएवर,
17 सीईओज है। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो हमारे 17 सीईओज आए हैं, नंबर 1 है, ट्रंप ने कहा ये सब नंबर 1 है, अपनी कंपनी के 2-3 नहीं है। इनकी क्यूमुलेटिव एनुअल टर्नओवर इज अराउंड $18 ट्रिलियन, ये शायद कुछ नंबर आ रहा था। और चाइना की जीडीपी है करीब 21-22-20 ट्रिलियन डॉलर। तो अब ये जो सारे हैं, ये अब चाइना में बिजनेस देखना चाह रहे हैं, और जो भी आप बात कर रहे थे, और इसमें चाइना ने स्टेटमेंट दिया है, शी जिनपिंग ने खुद कहा है, बिल्कुल। वी विल ओपन डोर्स ऑफ द चाइना, वी विल ओपन आवर डोर्स फॉर अमेरिकन कंपनीज। तो कुछ तो वो मूवमेंट वहां दिखती है कि वो मूवमेंट चलेगी। नाउ कमिंग टू ईरान, जियोपॉलिटिक्स में ये है, अगर अमेरिका ठीक है कह रहा है कि मुझे मदद नहीं चाहिए, बट अंडरस्टूड है मदद नहीं भी चाहिए, पीछे बहुत कुछ होता है, देखो ये वो करो, उसमें अगर वो कहेगा चाइना को कि आप प्रेशराइज करो ईरान को कि हॉर्मुज का स्ट्रेट खोले। पहली बात तो बाय द वे हॉर्मुज का मामला तो नया पैदा हो गया, यूरेनियम की प्रॉब्लम थी, राइट, बट एनीवे हॉर्मुज खोलो, खुलवाने के ईरान को प्रेशर करो तुम। तो चाइना बोलेगा भैया मैं करूंगा, मेरे को एक्सचेंज में क्या दोगे तुम ताइवान से पल्ला झाड़ो। इट्स एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। करेक्ट। तो ये हमें देखना है कि इसमें ये दोनों क्या करेंगे आपस में। और ये जो हॉर्मुजी पंजा बन गया है बाय द वे, ये एक नया वेपन, सुपर वेपन बन गया है। इस वॉर से पहले तो ये वेपन कुछ मसला ही नहीं था। इस वॉर से पहले तो मामला था ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट या वेपन, मिसाइल कितनी दूरी तक जा सकते हैं, बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस, एंड हूथी हिजबुल्लाह को सपोर्ट। बिल्कुल। अब इस समय तो सबसे अहम मामला बन गया हॉर्मुज का, और ये हॉर्मुजी पंजा बन गया है। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने सर कि इस वक्त जो हॉर्मुज है वो सबसे बड़ा वेपन बन गया है, सबसे बड़ा पंजा बन गया है। सुशील सर, आपसे सवाल मेरा ये होगा कि अगर मान लें कि यूएस और चाइना के बीच टॉप लेवल एंगेजमेंट और डील्स जेन्युइनली आगे बढ़ते हैं, तो क्या ये ट्रेड वॉर के एंड की शुरुआत है या सिर्फ एक टेक्टिकल पॉज माना जाए? देखिए, बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरह से बिहेव करते हैं और इस वक्त कर रहे हैं, पर एक उनके साथ में क्या है कि उनको डिसाइफर करने के लिए उनको 2-3 चीजें देखनी पड़ती हैं। एक तो यह है कि उनको आदत है कि उनको कहना उनकी भाई मैं डील मेकर हूं, और उनको पेशेंस नहीं है किसी भी चीज के लिए। इतनी उन्होंने विजिट के दौरान अभी तक एक दिन से बड़ी पेशेंस दिखा रहे हैं, तो आई थिंक गोज क्रेडिट टू हिम। दूसरा, ये जो बोर्ड ऑफ ट्रेड और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ये जो है सजेशन है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, और चीन को ये सिस्टम बनाने का वो उनको दे आर एक्सपर्ट। और जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं 500 बोइंग खरीदेंगे हम उनसे, जो कि एक भी नहीं खरीदा उन्होंने। तो जो प्रोमिसेस की बात है जहां तक चीन की इस तरह का इन्वेस्टमेंट की या वो उस पे, आई विल टेक विद अ बिग पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि वो कभी अपनी जिस तरह की जो भी बात होती है वो उस पर कभी वो अमल नहीं करते हैं, चाहे अमेरिका के साथ में हो या किसी और देश के साथ में हो, जब तक उनको अपना पूरी तरह से बहुत फायदा ना हो। और जो आपका जो सवाल था स्ट्रेटेजिक, ये क्या है, मेरे ख्याल से ये एक एक्चुअली रीसेट है इनकी रिलेशनशिप में, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि अमेरिका उन आपस अभी जो कन्फ्रंटेशन की जो पॉलिसी थी अमेरिका की चीन के साथ में, आई थिंक दे आर गिविंग इट अ पॉज। और अब यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ को टॉलरेट करना पड़ेगा। ये इसकी एक ये अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से मेरे को आती हुई आगे नजर आती है। जब आप इनके स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट को देखें, नेशनल पॉलिसी इन्होंने जो निकाली अभी अपनी डिफेंस पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी जो निकाली है, उसमें जो उनकी लैंग्वेज है और जो उससे पहले जो लैंग्वेज थी उसमें बहुत बदलाव आ गया है। अब वो सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं वो ट्रेड के बारे में। करेक्ट। तो ऑलरेडी वहां पे चेंज आ गया है कि कैसे चाइना को अकोमोडेट करें हम। तो जहां क्वेड वगैरह की बात कर रहे थे आप, जो है क्लियरली इंडिकेशन है कि क्वेड की इंपॉर्टेंस, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले अपनी टर्म में क्वेड को बहुत आगे बढ़ाया था जी। उसको फॉरेन मिनिस्टर लेवल से उसको उन्होंने जो हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट लेवल पर लाए थे, वो खुद लाए थे। लेकिन अब वो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। क्लियरली इंडिकेट दिख रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का इंटरेस्ट इस स्ट्रक्चर में कम हो गया है। और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स वो कहते रहते हैं, लेकिन इस वक्त कंप्लीटली मेरे विचार से रीसेट दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में। और
कन्फ्रंट्रेशन से अब ये मेरे ख्याल से मैनेज करने की बात हो रही है। ओके, तो एक बदलाव दिख रहा है मुझे इसमें। बिल्कुल आपको बदलाव दिख रहा है और रीसेट एक तरह से संबंधों का होता हुआ आपको दिख रहा है। बग्गा सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग बनती है तो क्रूड ऑयल प्राइस और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में वोलेटिलिटी किस लेवल तक कम या शिफ्ट हो सकती है? कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखिए दीपक जी, अगर कल हॉर्मुज खुल जाता है तो 2 महीने में 50% जो ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी गई है वो फिर से शुरू हो जाएगी। बट जो लास्ट 20% है उसको 2 साल लग जाएंगे। तो $90 से नीचे तेल आना इस साल में लगभग असंभव हो गया है। दिसंबर से पहले ब्रेंट 90 नहीं आएगा और सऊदी का उसके ऊपर प्रीमियम रहता है, तो तेल की कीमत ज्यादा नीचे नहीं आने वाली। एक तो ये बात तय है। दूसरा, क्या कल हॉर्मुज फिर से बहरहाल होने वाला है? लगता तो नहीं है। चीन का कितना दबदबा है ईरान के ऊपर? चीन क्या देखेगा कि किस तरह से ईरान खत्म ना हो जाए, ईरान एक रीजनल पावर के तौर पे रहे और उसका झंडा ईरान में बिल्कुल बना रहे। तो ये सब करते हुए ये अभी भी पेचीदा है। बहुत सारा डिप्लोमेसी चाहिए जो अमेरिकन साइड में नहीं है, और ईरानी साइड में बहुत तहस नहस हुआ है, बहुत सफरिंग है आवाम की। इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमिक हो, एटीएम्स में पैसे नहीं है लोगों को, बट खाना है लोगों के पास। बाय लैंड उनके पास रसद पहुंच रही है सेंट्रल एशिया से, चीन वहां पहुंचा रहा है रसद। तो वो मरने मारने को तैयार हैं और लंबी जंग के लिए तैयार है। बिल्कुल। उन्होंने ये सोच रखा है कि ट्रंप को नवंबर में हराना ही हराना है। तो अगर होर्मुज का कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है अगले 1 महीने में, तो काफी गड़बड़ है। क्योंकि अभी तक जो था रिजर्व से तेल निकल रहा था, अब हम उस लेवल पे आ रहे हैं। यूरोप में आप देखिए जेट फ्यूल जुटाना मुश्किल हो रहा है, फिजिकल डिलीवरी नहीं आ रही जेट फ्यूल की। तो जितना आपके पास रिजर्व्स था, कंट्रीज ने साथ इस्तेमाल करते करते किसी तरह चलाया है टाइम। जो 14 मिलियन बैरल निकले, अब वो 9.7 मिलियन बैरल दिन के कम उत्पादित हो रहे हैं ओपेक द्वारा। तो 1 बिलियन बैरल निकल गए 28 फरवरी से अभी तक। ये विश्व ने किसी तरह से इसके साथ जूझ लिए हैं, बट अब मई के अंत तक ये क्राइसिस प्रोपोर्शन पे आने वाला है। तो मेरे ख्याल से मार्केट बहुत कॉम्प्लेसेंट है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उम्मीद है इस पेशकश से, इस समिट के साथ। यहां से कुछ ज्यादा नहीं निकलेगा, ब्रोमाइड्स निकलेंगे, क्लीशे निकलेंगे, और दोनों की इंटरप्रिटेशन जो बातचीत हुई उसमें भी बहुत फर्क रहेगा। पिछली बारी भी समिट में हमने देखा था चीनी तरफ ने काफी चीजें नहीं मानी थी जो ट्रंप डालना चाह रहे थे। आज भी व्हाइट हाउस वही गेम खेल रहा है। व्हाइट हाउस ने 2 बातें कही कि एक हॉर्मुज की बात डिस्कस हुई, दूसरा चीन हमारे से तेल खरीदेगा। चीन के रीड आउट में दीपक जी दोनों नहीं है, ना उसमें हॉर्मुज का डिस्कशन है, ना यूएस से तेल खरीदने की बात है। यूएस के रीड आउट में ताइवान का नहीं है कि ताइवान की डिस्कशन हुई। तो ये दोनों में फर्क है। तो रॉबिन्सन ने बहुत सही कहा, कल क्या रीड आउट निकल के आता है, जॉइंट हो पाती है स्टेटमेंट के बिना जॉइंट स्टेटमेंट के जाते हैं, ये बहुत अहम है। तो इसके चलते मार्केट्स थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे। बिल्कुल, सबकी नज़र जो है वो दोनों के जॉइंट स्टेटमेंट पर है। हालांकि बग्गा सर ने काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिया है कि निकलने वाला बहुत कुछ है नहीं इस मीटिंग से। रविंदर सर, आपसे सवाल ये होगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ही आगे की बात करते हैं कि अगर किसी तरह की सहमति बन जाती है, मान लेते हैं, तो मिडिल ईस्ट पावर बैलेंस, खासकर ईरान, सऊदी अरब और इजराइल पर क्या इंपैक्ट देख रहे हैं आप? वो तो अलग है। हॉर्मुज में बात बन जाती है, मुद्दा तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का है। ये तो वी आर स्कर्टिंग, हम तो बुशेस में घूम रहे हैं, झाड़ियों में। जो इश्यू है वो तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है। ठीक है, हॉर्मुज का अगर मुद्दा खुल जाता है, फिलहाल मानिए, उसमें क्या है, ईरान कहेगा मैं ब्लॉकेड हटाता हूं, अमेरिका कहेगा मैं ब्लॉकेड हटाता हूं, दुनिया कहेगी ठीक है, टैंकर्स की और आना जाना शुरू हो गया है। बट जो प्रेमाइस था इस वॉर का, जिस प्रेमाइस पे वॉर शुरू हुई है, वो तो अभी सबसे पहले खड़ा है, यूरेनियम। ओके, दैट्स वन। बट सेकेंडली जो खाड़ी के देशों पे असर पड़ेगा, यूर राइट। देखिए, ये जो हॉर्मुजी पंजा जिसे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं,
ये एक नया सुपर वेपन है और ईरान ने इसे मतलब खुद भी डिस्कवर किया। उसे पता था कर लेगा, पर पता नहीं था कितना इस इफेक्टिव होगा। अमेरिका की पूरी फायर पावर लग गई, इकोनॉमिक फ्यूरी, मल्टीपल फ्यूरी, जो सी भी कह लो, एपिक फ्यूरी नहीं कर पाई, तो ये बैटल टेस्टेड वेपन हो गया है। अब ठीक है, बात ये है कि सब कह रहे हैं कि चलो खोल दो और उस पर आप टॉल या चुंगी मत लो। ठीक है, ईरान वो भी एग्री करेगा। उसका दूसरा साइड होगा कि भाई मेरी कॉम्पनसेशन, मेरे सैंक्शन अलग छोड़िए। ठीक है, ईरान के आने जाने दो। बट अब ईरान ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है ना, अब कल को परसों को कुछ और फिर से वो ईरान बोलेगा डायल अप, मैं हॉर्मुज स्ट्रेट फिर बंद कर रहा हूं, अनाउंस कर देगा वो। अब करेक्ट। सिर्फ फंस गए। तो अच्छा, दैट्स वन। सेकेंडली, जो मिडिल ईस्ट में है, एब्सोल्युटली इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर, अनफॉर्चुनेटली अभी के हालात से जो दिखता है, बहुत नुकसान हो गया है और इससे ज्यादा आगे होने जा रहा है इनकी फ्यूचर ग्रोथ में। देखिए, अबू धाबी, कतर एंड ऑल दिस थिंग्स, एमिराट्स, इनका था कि दुबई में फॉर एग्जांपल मानिए फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में करीब 200 या 300 हेज फंड्स थे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो सब बंद हो रहे हैं। टूरिज्म, इतनी बड़ी इकोनॉमी, ट्रेडिंग, ये वो, एक्सपैट्रिएट्स, यूएई की टोटल पॉपुलेशन जितने लोग रहते हैं वहां पे करीब 1 करोड़, 1.25 करोड़ है, उसमें से केवल मात्र 20 लाख हैं जो एमिराती ओरिजिनल हैं, करेक्ट। सिटीजन्स। बिल्कुल। तो बाकी अमीर या तो सीईओज हैं या वर्कर्स हैं, एटसेट्रा, उसको भी आप अलग रखिए। तो इस समय फिलहाल तो हर्ट हो रहा है टूरिज्म बिल्कुल। एंड वहां का बिजनेस एटसेट्रा बैक वो। बट जो इन्हें मेजर डैमेज हो रहा है, जो इनके लिए कहा जाए एग्जिस्टेंशियल डैमेज, खतरा, वो है इनके फ्यूचर का। ये कंट्रीज, खासकर अगेन एमिरेट्स एंड सऊदी, अपना पोस्ट ऑयल फ्यूचर के लिए मेजर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ग्रीन एनर्जी में, डेटा सेंटर्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, एआई में, रोबोटिक्स में। ठीक है, पैसा इनके सॉवरेन फंड्स के पास है और ओपन एआई आ रहा है, कह रहा है, मेटा कहता है मैं कर दूंगा, सॉफ्टबैंक जापान का कहता है मैं कर दूंगा $20 बिलियन, $50 बिलियन। ये जो डेटा सेंटर्स की ये बातें हो रही हैं, ये तो हवा में उड़ जाएंगी ना, कौन इन्वेस्ट बिल्कुल। करेगा यहाँ? बिल्कुल। तो इनको जो डेंजर है, रियल खतरा है, नॉट ओनली द प्रेजेंट। प्रेजेंट ठीक है, इनका साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में, जितना तेल का इनकम नुकसान हुआ या जो डैमेज हुए वो हो जाएंगे, ठीक बिल्कुल। है वो। बट इनको फ्यूचर का वो नुकसान है। सो बिगेस्ट डेंजर इज देयर। जस्ट लास्ट पॉइंट, यस, इस समय जो चल रहा है ओवरऑल, एक प्रयास चल रहा है इन अ वे टू रीसेट। और ट्रंप भी, जैसे अभी हमारे अमेरिकन कोलीग ने, तो बड़े गुड बिहेवियर में आज, जिस हिसाब से आज ट्रंप बात कर रहा है, मतलब ये बहुत कम इस तरह से बात करता है, कि चाइना तुम्हारी इतनी पुरानी हिस्ट्री है, चाइना को हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप वगैरह कर रहा है, राइट। इस समय एक और अटेम्प्ट चल रहा है रीसेट में, टेंटेटिव ही हो जाए। एक तरह का, आपका एक समय वर्ड यूज होता था G2, जैसे G7 है ना, G8 है, जी। कि G2 हो जाएंगी, यही दुनिया को इकोनॉमिक रास्ता डिटरमिन करेगी। कुछ हद तक इस समय इन दोनों देशों का वो भी एक बैक ऑफ द माइंड है, अमेरिका का भी है, चाइना भी, व्हाई नॉट, जरूर। कि हम दोनों देश अगर ऐसे उस इक्विलिब्रियम में आ जाएं कि हम दोनों ही डोमिनेट करें, इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो 30 है, ये 20 है, 50 ट्रिलियन, दुनिया की आधी इकोनॉमी ये दोनों देश हैं। ठीक। इनको कोई और चाहिए नहीं, इनको बाकी देश चाहिए केवल जो हमें रॉ मटेरियल दे, बाकी हम संभाल लेंगे, व्हाटएवर। बिल्कुल। पर उसका चांस बहुत कम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे, जैसे अभी और बात हो रही है, मीडियम टर्म पे टेम्पल ऑफ हेवन है, जहां जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो बैंक्वे में हुआ ना, वहां पर एक रेप्लिका था टेम्पल ऑफ हेवन और हेवन टेम्पल। चाइना अपने को कहता है कि मैं मिडिल किंगडम हूं, और मिडिल किंगडम का मायने ये नहीं है कि ये है कि हेवन और अर्थ के बीच में जो किंगडम है वो मिडिल किंगडम है। चाइना अपने को वहां देखता है। अमेरिका इस समय नंबर 1 एम्पायर है, नो डाउट। चाइना तेजी से बढ़ रहा है, नो डाउट, वी कैन ऑल सी। बट अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि मैं चाइना को कभी नंबर 1 बनने नहीं दूंगा। करेक्ट। चाइना कहता है रोक सको तो रोक लो, दैट इज द की। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अहम बात आपने कही कि दोनों देशों की अपने अपने हित हैं और अपने अपने अहित हैं जो सामने नजर आते हैं। सिंगल सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर ट्रंप जैसा कि अनप्रेडिक्टेबल लीडरशिप स्टाइल अचानक नेगोशिएशन मोड में आता है, तो चाइना इसे स्ट्रेटजिक एडवांटेज के तौर पर कैसे यूज़ कर सकता है? क्योंकि आमतौर पर, जैसे सचदेव सर ने भी बोला, कि जो जेस्चर इस समय है ट्रंप का, वो आमतौर पर दिखता नहीं है। और इस मीटिंग के बाद, इस समिट के बाद ट्रंप वापस अमेरिका जाएंगे, फिर उनका रिएक्शन कैसा होगा किसी को नहीं पता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको अगर पिछले 1 साल में ट्रम्प का बिहेवियर देखें चाइना के साथ,
जब वो आए थे जनवरी में लास्ट ईयर, तब उनका जो एटीट्यूड था चीन के लिए, जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे, और जब उनको रेयर अर्थ का झटका दिया चीन ने, उसके बाद जब डोमेस्टिक बैकलैश हुआ और उन्होंने इंपोर्ट्स बंद कर दिए चाइना चीन ने अमेरिका से, तो उसके बाद में जब उन्होंने रीसेट किया अपने उनके साथ में बातचीत की, उसको डाउन, अपने जो टैरिफ्स हैं उनको रीजनेबल स्टैंडर्ड पर लाए, उसके बाद अगर आप देखें तो चीन के खिलाफ प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट बहुत ही माइल्ड हो गए थे। तो उनको रियलाइज हो गया, क्योंकि ये एक तरीके जिस तरह का उनकी आदत है, वो आपने देखा, वो नेटो कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं, बिल्कुल। ईयू कंट्रीज हैं, उनके साथ में जो उनकी लैंग्वेज है और चीन के साथ जो लैंग्वेज है उसमें बहुत अंतर आ गया है उसमें। अब वो उनको थ्रेट नहीं करते हैं। पहले जो वो थ्रेट करते थे कि मैं ये चीन के साथ मैं ये करूंगा, चीन को इस तरह से कर दूंगा, वो कोई बात नहीं करते। अब तो वो हमेशा उनकी भाषा बिल्कुल उनके साथ में बदल गई है पिछले एक साल से। अब देखें तो मेरे को लग रहा है कि इस विजिट के बाद भी प्रेसिडेंट ट्रंप इस भाषा का, मेरे ख्याल से जो उनकी कोशिश है ट्रेड की, उनके साथ में इंप्रूव करने की, बिजनेस इंप्रूव करने की, वो मेरे ख्याल से उनका कंटिन्यू एफर्ट रहेगा। क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है कि जो कन्फ्रंटेशन की जो पॉलिटिक्स थी, उनकी पॉलिसी थी, Correct. वो उसको उन्होंने सॉर्ट ऑफ गिव अप कर दिया है चीन के खास तौर पर। क्योंकि कहीं भी उनकी भाषा पिछले एक साल से आप देखें, उन चीन के खिलाफ नहीं उस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो हमेशा वो कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, चीन के साथ हम बात करेंगे, चीन के साथ हम ये करेंगे, चीन के साथ हम वो करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उनको दिमाग में, आई थिंक, चीन की रिलेशनशिप रीसेट हो चुकी है, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया है कि चीन के साथ कन्फ्रंटेशन करने में उनको नुकसान है, और ही इज अ डील मेकर। तो वो देखते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन में कहां पर उनको फायदा है। तो अब उनको रियलाइज हो गया है कि चीन के साथ कन्फ्रंटेशन करके वो डील नुकसानदेह है, तो इनके साथ में कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स कंपटीशन रहेगा आपस में, नेचुरल है, क्योंकि ये तो नेचुरल फिनोमिना है। बट कन्फ्रंटेशन वाला जो इनका एटीट्यूड, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इससे मुझे कहीं और देशों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक सवाल बग्गा सर आपसे होगा कि ऐसे जियोपॉलिटिकल सिग्नल्स के बाद क्या डॉलर इंडेक्स, फेड पॉलिसी आउटलुक और इमर्जिंग मार्केट्स में फॉरेन इनफ्लोज का ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो सकता है? नहीं, ये टॉक्स इतने अहम नहीं है मार्केट्स के लिए, क्योंकि ट्रंप का पूरा कैंपेन था कि चीन ने हमारा इकोनॉमी हॉलो आउट कर दिया है। उनका जो बेस है, उनका जो वोटर बेस है, वो यही इंतजार में है कि इनके इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और अमेरिका में इंडस्ट्रीज फिर से बनेंगे। तो ये जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये सब बात कर रहे हैं, ये जस्ट किकिंग द कैन डाउन द रोड है। तो मार्केट्स क्या देखेंगे? मार्केट्स तीन चीजें देखेंगे, कल क्या निकल के आता है, कितना जगह में समझौता है। दूसरा, जैसे एम्बेसडर साहब और रॉबिन सर ने भी कहा, जो चीन कहता है वो करता नहीं है। जब ट्रंप के साथ इनका करार हुआ था, ट्रंप के पहले कार्यकाल में कुछ भी इन्होंने डिलीवर नहीं किया, और ट्रंप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके उस पर। ये अमेरिका भी जानता है, रियलिस्टिकली जानता है। तीसरा, क्या अमेरिकन कंपनीज वहां पे अपना पड़ाव डालेंगी? उनको चीनी कंज्यूमर चाहिए। भारत ने तो अपना मार्केट खोल दिया, हमारा 60% जो जीडीपी है कंजम्पशन का, पूरा अमेरिकन कंपनीज के लिए खुला हुआ है। हम, अब चाइना ऐसा नहीं करता है, उसके जो ना उधर आपके डिजिटल कंपनीज पहुंच पाए हैं, चाइना ने अपना बनाया है, चाइना की ईमेल अपनी है, और चाइनीज मार्केट में देखें तो डोमेस्टिक है। तो चाइना इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है, और वही कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ाता जाएगा। उसका क्लैश है अमेरिका के साथ, जो चाहता है कि उनकी कंपनीज के लिए चाइनीज कंज्यूमर खुले, वो चाइना कभी नहीं अलाउ करेगा। दूसरा, चाइना एक्सपोर्ट करेगा डिफ्लेशन पूरी दुनिया में, क्योंकि वो अंडर द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस एक्सपोर्ट करने में माहिर है। तो ये सब सोचते हुए दीपक जी, मार्केट्स इसको बहुत जल्दी डिस्काउंट कर लेगा। सबसे अहम मुद्दा रहेगा कि ईरान पे क्या कुछ अंकुश चीन लगा सकता है। वो रॉबिन सर ने
सही बता दिया, रियल पॉलिटिकली तो यूरेनियम की बात है, वो तो दोनों में हो ही नहीं सकता करार। ईरान ने अगर यूरेनियम छोड़ा तो उसका रेजिम गया, तो ये उन्होंने सोच लिया है। गद्दाफी क्यों गया, सद्दाम क्यों गया? सद्दाम ने 2003 में कहा था आप बेवकूफ हो, मुझे हटा रहे हो, ईरान को आप एक फ्री पास दे रहे हो रीजनल पावर बनने के लिए। तो सद्दाम ने ये सोचा था उसको नहीं हटाएगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के हित में नहीं है, और वो गड़बड़ कर दी सद्दाम को हटा के। देख लीजिए क्या भुगत रहा है पूरा मिडिल ईस्ट, वो गलती जो अमेरिका ने की। तो ईरान ये बिल्कुल नहीं करेगा। नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल है, कुछ भी नॉर्थ कोरिया कर ले, किसी की हिम्मत नहीं है नॉर्थ कोरिया को हाथ लगाने की, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर है। उल्टा ये सीक्रेटली एनरिच करेंगे और जल्दी से जल्दी 8-10 बम बना के तैयार रहेंगे, उसी से उनके रेजिम की हिफाजत है। ठीक बात है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि अब पीछे हटने वाली स्थिति बिल्कुल दूर जा चुकी है और अब ऐसा होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। रविंदर सर, बिल्कुल शॉर्ट में एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा आपसे कि क्या हम फिर से ग्लोबल ऑर्डर को ब्लॉक पॉलिटिक्स से हटकर ग्रेट पावर डील मेकिंग एरा की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? यस श्योर, कुछ मेरा तो ये कहना मानना और लिखना भी है कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, क्रम्बल हो रहा है। इस समय जो हम देख रहे हैं ये एक न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस मैट्रिक्स में नोड्स हैं जिसे हम मल्टीपोलैरिटी कह ले, हर देश एक नोड है इमेजिन कीजिए, और ये आपस में कनेक्टेड है, पाइप्स हैं। अब ये पाइप्स हैं सप्लाई चेन्स की, एनर्जी की, फूड की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, डेटा की, इन्वेस्टमेंट्स की, जो भी आप कह लीजिए। तो इट्स अ न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन जो हम देख रहे हैं। ये किस सिरे जाकर के न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, ये अभी अगले 5-10 साल नहीं बनेगा, या सिचुएशन आएगी जब तक कुछ क्लैरिटी होगी कि दुनिया किस इक्विलिब्रियम पे आ रही है। तो चैलेंज इस समय दुनिया इक्विलिब्रियम में नहीं है, रास्ते ढूंढ रही है। अभी इस चाइना वाले विजिट पे एक और टाइमलाइन के हिसाब से आप देखें, जैसे भी आप बात कर रहे थे कि ट्रंप ने इनवाइट किया, वो प्रोटोकॉल है, एंड आई थिंक उसने कहा 24 सितंबर को आप आइए, व्हाइट हाउस में मिलेंगे। तो अभी जो भी निकल के आएगा, कितना आता है, मैं तो एज हम सब देख रहे हैं क्रिटिकल हूं कि देखने को कि ये ताइवान को लेकर के अमेरिका की क्या पॉलिसी अगर कुछ रिफ्लेक्ट होती है, और बाकी और जो भी चीजें आती हैं, बिल्कुल ये एक टेम्पररी फेज है। एंड देन 24 सितंबर को एक नेक्स्ट राउंड आप मानिए ऑफ डिस्कशंस एंड फर्दर नैरोइंग। सो बिटवीन नाउ एंड सितंबर इन एनी केस स्टिल थिंग्स आर, ये नहीं है कि कुछ बिग ग्रैंड बार्गेन हो गया इन दोनों के बीच में, नहीं। हाँ, हो सकता है कुछ निकले, कुछ छोटा मोटा, मैं इतना खरीदूंगा, वो नहीं खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं कुछ टेक्नोलॉजी डिनायल थोड़ा ओपन कर दूंगा, मैं थोड़े रेयर अर्थ की एक्सपोर्ट कंट्रोल को थोड़ा रिलैक्स कर दूंगा, मैं थोड़ा बीफ खरीद लूंगा, 1 लाख टन सोयाबीन खरीद दूंगा। इस तरह की कुछ चीजें आएंगी। हॉर्मुज ओपन होना चाहिए, वो तो प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है जो हमें दिखता है। पब्लिक में गए, दोनों कह रहे हैं कि इट शुड बी फ्री एंड फेयर, फ्री फ्लो ऑफ शिप्स, बट उसके पीछे क्या करने की मंशा है दोनों की, क्या चाइना उसमें अमल करेगा नहीं करेगा। तो ये एक तरह से लेट अस सी कल तक क्या निकलता है, बट अदरवाइज अगले 6 महीने तक टिल सितंबर लिम्बो में रहेगा। बट या इस 6 महीने लिम्बो में यूएस चाइना की ट्रेड वॉर ज्यादा नहीं बढ़ेगी, शायद कुछ बेबी स्टेप्स लिए जाएंगे शायद। जाहिर तौर पर मुझे लगता है फोकस भी शायद इसी बात पर है कि यूएस चाइना की जो ट्रेड वॉर है वो कहीं किसी तरह से नरमी में आए और वो खत्म हो, क्योंकि दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ यूएस चाइना की ट्रेड वॉर है, दूसरी तरफ ईरान और यूएस युद्ध है। हालांकि हॉर्मुज को खोलने की बात जरूर हो रही है, लेकिन उस बात के पीछे कितना इच्छा शक्ति मजबूत है वो देखने वाली बात है। बहरहाल बग्गा सर को पूरा यकीन है कि इस मीटिंग से बहुत ज़्यादा कुछ निकलने वाला है नहीं, हालांकि उम्मीद भी इसी चीज़ की है। फिर भी नजरें बनी हुई हैं, कल देखते हैं क्या आता है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अजय सर, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सुशील सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रविंदर सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।